अस्सलाम वालेकुम। हैं जी, पहले दुकान पे खोल लूं यार, दो डायलॉग सारा फ्लो मिस हो गया। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पिछली क्लास के बाद नहीं आए थे? पिछली क्लास के बाद नहीं आए थे? अभी आए हो या पिछली क्लास के बाद भी आए थे? आए थे। ठीक है। हाँ जी, अब बोलो क्या कह रहे हो? 1 और 4 पढ़ाता हूँ मैं। हाँ मैं C5 और C4 पढ़ाता हूँ, आगे क्या? करवाते हैं यार, करवाने तो। अच्छा वो मैंने कल कह तो दिया था वो कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कराया हुआ है, लेकिन वो गुलबर्ग में मैंने जाके जब एक बच्चे का रजिस्टर देखा तो वो चीज़ नहीं कराई हुई जो मैं सोच रहा था। तो इसलिए आप ना 1-2 सवाल और करें, फिर CVP शुरू करता हूँ। लिखे सवाल, लिखे। ये मैं अभी प्री CVP में हूं। 2022 का डाटा, 2022 की एंडिंग में सेल प्राइस, 2022 की एंडिंग देखिए, अब लिखें सेल प्राइस 300 रुपए, ₹300। और यूनिट्स सोल्ड 4 मिलियन। अब 2023 की हेडिंग में प्राइस विल इंक्रीज बाय 10%। है जी, प्राइस विल इंक्रीज बाय 10% और वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 15%। 2023 की सेल्स बता दें। 15%, वॉल्यूम 15% ज्यादा होगा और प्राइस 10% ज्यादा होगी। तो 2023 की सेल्स बता दें। नहीं, सेल्स वैल्यू, रेवेन्यू पता नहीं। दो 2022 की प्राइस थी 300 और यूनिट्स थे 4 मिलियन। 2023 में मैंने कहा कि प्राइस ने बढ़ जाना है 10%, यानी 330, और यूनिट्स ने बढ़ जाना है 15%, 4.6 बस। तो 2023 की सेल्स हो जाएंगी 330 इंटू 4.6, 1518। इसमें कोई एतराज, तकलीफ? अगला सवाल लिखें।
नोटेड। चलें अगला सवाल। 2022 की सेल्स, 2022 की सेल्स ₹24 मिलियन, 24 मिलियन रुपए। 2023 सेल प्राइस विल इंक्रीज बाय 8%, 8%। सेल्स वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 10%। 2023 का सेल्स रेवेन्यू बताएं। दोबारा, 2022 का सेल्स रेवेन्यू था ₹24 मिलियन, 24 मिलियन रुपए। और 2023 के बारे में कहा कि सेल प्राइस 8%, 8% बढ़ जाएगी और सेल्स वॉल्यूम 10% बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछा है 2023 का सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? पता नहीं, देखता हूं। अच्छा, ये अब वाले में और इसमें क्या फर्क है? इसमें मैंने आपको ये बताया ही नहीं। चलिए करें, देखें। जी 28.51 यही सबसे। अच्छा, कैसे? 24 मिलियन इंटू 1.08, 1.1, बस। तो फिर क्यों ना इसको 1.18 कर लेते हैं? 10 और 8 दोनों 18 बढ़ा लें। ये जितने लोग, जितने मुझे इंसान सामने नजर आ रहे हैं, ये सब ने ऐसे कर लिया? नहीं ना, ऐसे किया है किसी ने? अच्छा, फिर कैसे किया बताएं? बेइज्जती नहीं करना, पूछ रहा हूं ना, पता लगे गलतियां क्या हैं। 24 मिलियन डिवाइडेड बाय, क्यों? अच्छा चलिए, डिवाइड बाय 92%, और इधर के इधर, यानी दोनों से डिवाइड ना। अच्छा, 28.99 ऐसे भी किया है और किसी ने? ये तो फिर बड़ा बेसिक सा प्रॉब्लम आ जाएगा। देखें, 2023 की जो सेल्स प्राइस और यूनिट्स हैं वो 8 और 10% बढ़ जाएंगे। किससे बढ़ जाएंगे? 2022 से। तो 100 क्या है? 2022 वाला 100 है। ये जो आप कर रहे हैं ना, आप इसको 100 ले रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये जो 2022 था, इसका मतलब है कि जो 2022 था वो 23 से 8% कम है। तो 23 को 100 कह रहे हैं आप? नहीं, 2023 22 से 8% महंगा हो जाएगा, तो 22 100 है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये तब बनता है अगर ये कहा होता कि 2023 से 8% सस्ता था, तो फिर आप कह सकते कि हाँ ये 92% था। अच्छा, और भी कोई तरीका लगाए तो बताएं किसी ने, मुझे गलतियां पता लगे ना। अरे बेइज्जती नहीं है ना यार, शर्माए ना। 24 का 8% लिया, फिर 24 का 10% लिया, ठीक है, फिर हाँ वो यही है, यही है। यानी 24 में, अच्छा ओके, आप कर रहे हैं 24 का 18%, आप 24 का 18% कर रहे हैं। और कोई तरीका किसी ने किया हो तो?
अच्छा चले ये समझाता हूं, दिन से नहीं हुआ। ये 24 मिलियन कैसे बना था? 2022 वाली प्राइस, 2022 वाले यूनिट्स, ठीक है, ऐसे बना था ये। 2022 की प्राइस 2023 में कितनी हो जाएगी? यानी ये ठीक है। और 2023 के यूनिट्स कितने हो जाएंगे? ये ठीक है कि नहीं? और ये 2023 की प्राइस और 2023 के यूनिट्स, तो इनटू 2023 की सेल्स आ जाएंगी। ये जरा थोड़ी जगह आगे पीछे कर देता हूं। 2022 की प्राइस इनटू 2022 के यूनिट्स, ये मैंने इकट्ठे कर दिए और ये थोड़े परे कर दिए। इसमें कोई एतराज? ये 2023 की प्राइस बनाई, ये 2023 के यूनिट्स बनाए, इनको मल्टीप्लाई किया तो सेल्स वैल्यू आ गई। मैंने फिर इसको इधर शिफ्ट करके ये इधर कर दिया, तो ये क्या चीज है? ये 24 मिलियन रुपए है। हाँ जी, ये बात समझ आई कि नहीं? अगला सवाल लिखें, इसको नोट करना है तो कर लें, फिर अगला सवाल लिखें। ठीक है, नोटेड। अगला सवाल लिखें, 2022 की हेडिंग है। टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ₹30 मिलियन, और टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 10 मिलियन। अच्छा, ये 18% लगाना इसलिए गलत था क्योंकि 8% किसी और चीज पे लगना है, 10% किसी और चीज पे लगना है। 8% प्राइस पे लगना है, 10% यूनिट्स पे लगना है, तो इसलिए 8 अलग रहेगा, 10 अलग रहेगा। क्या लिखा? ठीक है, 2023 की हेडिंग, इन्फ्लेशन 12%, 12%, और इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम, इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम 7%, 7%। आपसे रिकॉर्ड है 2023 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट बता दें और टोटल फिक्स कॉस्ट बता दें।
जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली? 30 मिलियन इंटू बस नहीं, इंटू 1.07 नहीं। क्यों? क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना वो ओरिजिनली होती ही टोटल है, रुपीज ही होते हैं, और महंगाई रुपीज बढ़ने को कहते हैं। इन्फ्लेशन का वर्ड प्राइसेस बढ़ने को कहते हैं। तो एक साल की टोटल फिक्स कॉस्ट पता है और इन्फ्लेशन है तो उसने बस इन्फ्लेट ही होना है अगले साल। लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी ये दो चीजों से मिलकर बनी थी, एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और इनटू यूनिट्स, ये वाला काम। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और यूनिट्स, इसलिए हमें इसमें इन्फ्लेशन भी डालनी पड़ी और प्रोडक्शन वॉल्यूम का इंक्रीज भी डालना पड़ा। लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट में सिर्फ इन्फ्लेशन। तो अब इसका कंक्लूजन जो बता रहा हूं, जो कि आपको सीवीपी में काम आएगा, कि अगर हमें एक साल की टोटल फिगर से अगले साल की टोटल फिगर्स प्रोजेक्ट करनी है तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में प्राइस चेंज भी डलनी है और वॉल्यूम चेंज भी डलना है, लेकिन फिक्स कॉस्ट में सिर्फ प्राइस चेंज। दोबारा, अगर एक साल की टोटल फिगर्स से अगले साल की टोटल प्रोजेक्टेड फिगर्स तक पहुंचना है टोटल, तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट्स में प्राइस चेंज भी डालना है और वॉल्यूम चेंज भी डालना है ये, लेकिन फिक्स कॉस्ट में सिर्फ प्राइस चेंज। जी, डिवाइड किया है यानी ये, हाँ ये 30 मिलियन बना कैसे था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई किया होगा। ऐसी खुद ही बना लेता हूं, ये 10 रुपए पर यूनिट थी और ये 3 मिलियन यूनिट्स थे, तो इसने 12% महंगा होना है, इसने 7% बढ़ना है, तो दोनों ने मल्टीप्लाई ही होना है। अगर हमें एक पीरियड की टोटल फिगर से टोटल अगले पीरियड की टोटल फिगर्स तक पहुंचना है तो टोटल सेल्स और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उनमें प्राइस चेंज भी डालना है और वॉल्यूम चेंज भी डालना है। लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट में सिर्फ प्राइस चेंज, सिर्फ प्राइस चेंज। लिख लिया? अच्छा, ये ना पता नहीं शायद पढ़ पढ़ के परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन आजकल ग्रुप में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें मैं परेशान हो जाता हूं। यानी एक बच्चे ने लिटरली मुझे बहुत परेशानी हुई कि मैंने कहीं सवाल करते हुए ये किया था, मैंने कहा 95% तो था तो फिर 0.95 क्यों लिखा? तो इस तरह के सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं वाकई। तो उसमें ना बेटे, अगर आपको जब इस तरह की कोई फिगर्स तंग कर रही हो तो बजाय इसके कि आप ग्रुप में पूछें, आप ना पिछले वाले लेक्चर्स खोल के सारा कुछ टॉपिक तरतीब से कराए हुए, तो वो लेक्चर नोट्स रिवाइज कर लिया करें। और ये जो मैंने 1.1 किया है, ये 1.1 क्या है, क्यों किया मैंने? ये मैंने ना बेसिकली जो यूनिट्स थे 4 मिलियन, उन 4 मिलियन में 4 मिलियन के 10% का इजाफा हो जाएगा। तो इसमें से 4 मिलियन कॉमन ले लें, ये बच जाएगा।
यानी 4 मिलियन इंटू 1.1। तो ये इस तरह से ये 1 पॉइंट समथिंग किया होता है कि हम वो इंक्रीज्ड या रिड्यूस्ड फिगर निकाल रहे होते हैं। जैसे अगर 5% कम करना है तो इंटू 0.95। अब ये 0.95 क्यों किया? क्योंकि जो पुरानी फिगर थी इसमें से इसका 5% कम करना है। तो 2 मिलियन को अगर कॉमन ले लें तो 1 - 5%, तो इसलिए 95 रह गया। तो इस तरह की चीजें ठीक है, आप आगे निकल आते हैं तो भूल जाते हैं। तो शुरू में जो मैंने 3-4 क्लासें लगाई थी उसमें शायद चौथी क्लास थी जब मैंने परसेंटेजेस पे काम किया था, तो वो रजिस्टर खोल के देख लिया करें। क्योंकि अब सेशन के आखिर में जब ऐसे सवाल ग्रुप में आते हैं ना, तो मुझे लगता है मेरे साथ मोई मोई हो गया है। नहीं, पिक्चर बिल्कुल नए टॉपिक की होती है। यानी 0.95 से भी मल्टीप्लाई होता, यानी महंगाई अलग होती और फिर उस पर डिस्काउंट अलग होता। चलें अब सीवीपी, और मैंने उसके 4 हिस्से किए थे, तो उसमें से पहला हिस्सा कराता हूं ब्रेक इवन। और ये एज अ कॉन्सेप्ट या इसका फार्मूला, ये बड़ी आसान बात है। बस मसला सिर्फ ये होता है कि बच्चे क्वेश्चंस में डाटा हैंडल नहीं कर पा रहे होते। बस इस चैप्टर को मैंने 4 टुकड़ों में बांटा था। उनमें से पहला लिखा था मैंने ब्रेक इवन। अच्छा, बुजुर्गों का बनाया हुआ फार्मूला तो मैं लिख ही दूंगा, लेकिन वो आप ही से मैं डराइव करवाऊंगा कि आप खुद ही डराइव करें वो फार्मूला। जिनसे नहीं हुआ मैं बोर्ड पे तो लिख ही दूंगा। कॉन्सेप्ट समझ लें पहले इसका। इकोनॉमिक्स आपने माशाल्लाह पास की हुई है, और इकोनॉमिक्स में ये ब्रेक इवन पढ़ा होगा। क्यूएम में भी पढ़ा हुआ है? अच्छा। और क्यूएम तो किसी ने मेरे ख्याल में 2-2, 3-3 दफा भी पढ़ी होती है। नहीं, वो कुछ बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का शौक होता है, क्यूएम पसंद आ जाती है, तो वो चाहते हैं कि फिर जिंदगी में मौका मिले ना मिले तो अभी पढ़ ले, फिर जिंदगी रहे ना रहे, तो वो 2-2, 3-3 दफा पढ़ लेते होते हैं। तो ब्रेक इवन क्या होता है भाई? यानी अगर कोई दुकान है और उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा, तो उस दुकान पे ब्रेक इवन लिख देंगे। मतलब वो दुकान ब्रेक इवन है, वो बंदा ब्रेक इवन है, वो बिजनेस ब्रेक इवन है, वो प्रॉफिट ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन क्या है? नहीं समझ आया? नहीं, हम उसकी जात ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन क्या है? बिजनेस का रेवेन्यू ब्रेक इवन है। यानी ब्रेक इवन सेल्स को कहते हैं कि ये बिजनेस ब्रेक इवन सेल्स कर पा रहा है क्योंकि उसका प्रॉफिट 0 है, तो सेल्स को ब्रेक इवन कहते हैं। तो ब्रेक इवन वो लेवल ऑफ सेल्स है जहां प्रॉफिट 0 है। सेल्स एट विच प्रॉफिट 0। अच्छा, इसी चीज को मैं एक और शक्ल में लिख रहा हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट। ये ठीक है बात? इसी को एक और शक्ल में लिख रहा हूं, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये वही बात 2-3 शक्लों में लिखी है। बिजनेस को ये क्यों जानना जरूरी है? प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। अच्छा चले, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करके पूछता हूं। बिजनेस अगले साल की प्लानिंग कर रहा है, यानी सब बजट्स वगैरह बन रहे हैं, तो बिजनेस के लिए अगले साल की प्रोजेक्टेड ब्रेक इवन सेल जानना क्यों जरूरी है? सेल प्राइस एडजस्ट। बिजनेस को एक टारगेट तो हो कि इसके नीचे फिर मौत है, हमने इतनी सेल्स करनी है तो सरवाइव करना है, इससे ज्यादा करेंगे तो बिजनेस को देखें।
अगर आप कहीं ऊंचाई पे चल रहे हैं तो वो जो छत का एंड है और दीवार भी कोई नहीं है उधर, तो वो एंड जानना जरूरी है ना, क्योंकि उससे आगे गए तो गिर जाएंगे। तो बिजनेस को अपने फ्यूचर प्लान करते हुए ब्रेक इवन सेल जाननी जरूरी होती है। तो वो अपना टारगेट इससे ज्यादा का ही रखते होंगे। स्टूडेंट को 50 मार्क्स पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसने अपनी परफॉर्मेंस उस हिसाब से करनी है। 50 से कम आएंगे तो फेल है। तो बिजनेस के लिए ये एक लिमिट जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसको ब्रेक इवन सेल्स कहते हैं। ये ग्राफ बनाने को नहीं आएगा आपको, ऐसे ही बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ना समझ आए तो रहने देना। नहीं, ये तो करना भी नहीं है। ये 0 है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। वाई एक्सिस पे ले रहा हूं मैं प्रॉफिट लॉस, और एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं सेल्स। वॉल्यूम कह लें, रेवेन्यू कह लें। अगर बिजनेस की सेल्स 0 होंगी तो प्रॉफिट 0 होगा। शाबाश शाबाश। फिक्स खर्चे तो होंगे ना। सेल्स नहीं होंगी, 0 होंगी तो फिक्स खर्चे, दुकान तो किराए पे लेके बैठा है ना, तो बिजनेस को नेट लॉस होगा। और वो कितनी अमाउंट के बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर। तो अगर सेल 0 है तो ये यहां लॉस में होगा, और जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाएंगी लॉस कम होता जाएगा। ये वाला पॉइंट ब्रेक इवन, और ये वाला पोर्शन है ये लॉस, लेकिन ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, यानी इतनी टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो अगर बिजनेस की सेल 0 हुई तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो होगी, तो उतना लॉस होगा जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट है। फिर जैसे जैसे सेल्स होती जाएंगी लॉस कम होता जाएगा। एक पॉइंट पे इतनी सेल्स होंगी कि प्रॉफिट 0 होगा, फिर उससे ज्यादा सेल्स होंगी तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ये सारा पोर्शन लॉस है और ये सारा पोर्शन प्रॉफिट है। ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला, यूनिट्स में या अमाउंट में। रेवेन्यू उस अमाउंट को कहते हैं। अच्छा, फार्मूला तो मैं यहां बना के लिख ही देता हूं, लेकिन जो ट्राई करना चाहें खामोशी से, आवाज ना आए, खामोशी से, जो मैंने कल फार्मूले बुक में से दिखाए थे, पहला पेज, नई बुक है तो पेज 248 और 249। पहले 248 पे आए। मैंने एक फार्मूले को शेड किया हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस into unit sold minus variable cost into unit sold minus total fixed cost। और अगर ये यूनिट सोल्ड को कॉमन ले लें तो ये फार्मूला नंबर 7 बन जाएगा ना, है जी। अच्छा, अब आपने ना फार्मूला 4 और फार्मूला 7 जिस पे मर्जी गौर कर लें खुद अपने लिए, वो यूनिट्स बताएं जो ब्रेक इवन है। इस फार्मूले पे गौर करें। अभी बोले कोई नहीं, पहले खुद अपने आप को ही बताएं। इन फार्मूले पे गौर करके अगर ये जानना चाहें कि कितने यूनिट्स हैं जहां पर ब्रेक इवन सेल होगी, तो इसी को रीअरेंज करके देखें या देखें क्या शक्ल बनती है। भाई अगर ब्रेक इवन सेल होगी तो प्रॉफिट 0 होगा। तो देखें यूनिट्स फाइंड करने हैं तो क्या करें? हाँ, यूनिट फाइंड करने हैं तो हाँ यूनिट सोल्ड 0 होंगे। ब्रेक इवन सेल फाइंड करनी है, ब्रेक इवन। तो प्रॉफिट की जगह 0 रखें और यूनिट्स फाइंड करने हैं तो क्या बन गया? वो जो माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट थी उस तरफ चली गई और यूनिट्स चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में जाननी हो तो ये फार्मूला है। अच्छा, अब अगर फार्मूला नंबर 9 पे और करें, ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट जाननी है। टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशो। तो ये दो फार्मूले, ये ब्रेक इवन के दो फार्मूले बुजुर्गों ने बना के दिए और ये आपने ही बना लिए। ये दो फार्मूले हैं। ब्रेक इवन सेल अमाउंट में निकालनी है तो ये है, यूनिट्स में निकालनी है तो ये। अच्छा, अगर सवाल में ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में भी पूछी है, अमाउंट में भी पूछी है, तो या तो दोनों फार्मूले लगा लें या कोई एक लगा लें। और दूसरे तक कैसे पहुंचे? सेल प्राइस को यूज करके। जैसे ये फार्मूला लगा लिया, यूनिट्स निकल आए, रेवेन्यू तक कैसे पहुंचे? सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। या आपने ये नहीं, ये फार्मूला लगा लिया, यूनिट्स तक पहुंचना है तो ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन रेवेन्यू। लिखें सवाल। अच्छा, इस चैप्टर में से ना थ्योरी, बस पहले ही पेज पे सीवीपी की अजम्पशंस हैं, बस ये याद कर लेना। पहले ही पेज पे सीवीपी की अजम्पशंस हैं, सीवीपी एनालिसिस की अजम्पशंस। ये आप इस चैप्टर में से थ्योरी के लिए याद कर लें, बस काफी। चलें सवाल लिखें। सेल प्राइस पर यूनिट, सवाल लिखा रहा हूं, सेल प्राइस पर यूनिट 100 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 75 रुपए, 75। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर 180,000। उसको रोकना रियान, क्या लिखा? 180,000 फॉर द ईयर। चलें, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में भी बताते हैं और अमाउंट में भी, और दोनों फार्मूले इस्तेमाल करिएगा, यानी दोनों फार्मूले इस्तेमाल करने आए हैं आपको।
जी कितना? 7200 यूनिट्स और 720,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 25 रुपए। तो 180,000 डिवाइडेड बाय 25 रुपए। और अगर इस तरीके से चलें तो CS रेशो है 25 डिवाइडेड बाय 100 0.25, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 0.25 720,000। अच्छा, पहले मैं कभी कुछ टॉपिक्स में साथ साथ बताया करता था, अभी याद आ गया, दोबारा बता देता हूं। ये ऊपर है रुपीस और नीचे नहीं, रुपीस पर यूनिट है, ये यूनिट है। और ये क्या है? रुपीस। और ये बस, ये कुछ नहीं है, ये जैसे एक रेशो है, तो इसलिए आंसर रुपीस में ही आ रहा है। चलें एक आसान सा 5 रुपए का सवाल कर देते हैं। स्प्रिंग 13, मेरी बुक में क्वेश्चन 17। मेरी बुक में क्वेश्चन 17, ऑल्टर लिमिटेड, स्प्रिंग 2013। पढ़ लें। जी पीबीटी। देखो पीबीटी 0 होगा तो पैट भी 0 ही होगा ना। करंट टैक्स डेफिनेट टैक्स नहीं है यहां। प्रॉफिट पीबीटी 0 होगा तो फिर टैक्स भी नहीं होगा। अगर होश से चले ना तो सीवीपी के सवाल प्लान हो जाते हैं। हाँ, उस प्लानिंग के बाद वो डाटा ढूंढना सवाल से मुश्किल होता है, लेकिन प्लान हो जाते हैं। बच्चे प्लानिंग पे भी गौर नहीं करते, इसलिए रोना शुरू कर देते हैं। सवाल पढ़ ले तो मैं इसकी प्लानिंग बताऊं। अज्यूमिंग देयर वाज नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ February, ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी। फरवरी के महीने की ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में निकालनी है। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में निकालनी है। अब इसकी प्लानिंग ये है कि हमें चाहिए, ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 13। इसकी सिंपल सी प्लानिंग ये है कि हमें चाहिए ब्रेक इवन सेल यूनिट्स निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमने जब ये डायरेक्शन पता चल गई ना, तो अब हमारी अगली मेहनत ये है कि पूरे सवाल को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है और टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढ के लानी है। वो ढूंढ लें, ये चीज मिल जाएगी। फिर अगली कोशिश होगी सेल प्राइस पर यूनिट,
और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। ये प्लानिंग, ये डायरेक्शन है इस सवाल की। तो वर्किंग 1 और वर्किंग 2। वर्किंग 1 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और कल ये चीज बताई थी। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल के दे रहा हूं बस अभी, बाकी फिर ये इसको मंडे को पूरा करूंगा। कल बताया था कि हम इन सीवीपी की कैलकुलेशंस में कॉस्ट्स में सब कॉस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हम बात एंड प्रॉफिट की कर रहे हैं, तो सारी कॉस्ट, प्रोडक्शन भी और एडमिन सेलिंग भी। तो पहली लाइन से शुरू करते हैं, हमें फिक्स कॉस्ट कहीं मिल जाए। पहला पैराग्राफ सलाम दुआ हो गई। टेबल में सेल प्राइस, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड 3.5 रुपए पर यूनिट। चलें आगे मिलेगी गाइडेंस। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस। अच्छा, ये कैसे पता कि सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल है? नहीं, क्या एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं हो सकते? क्या फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं हो सकते? हो सकते हैं भाई। सेल्समैन सैलरीज पे रखे हैं, सेल्स ऑफिस का रेंट है, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो फौरन नहीं इसको वेरिएबल कह देना है। अरे चल रहा है ना आगे सवाल, अभी आगे चल रहे हैं, बीच में रुक के assumption की क्या जरूरत है, सवाल चल रहा है अभी। फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट दिए में, उसके लिए कोई यूनिट्स चाहिए होंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस टोटल दिए में। अगर इनके बारे में कोई और गाइडेंस ना हुई तो फिर अजम्पशन है, नहीं तो आगे देखते हैं। और प्रोडक्शन के यूनिट्स बताए हुए हैं और क्लोजिंग स्टॉक बता दिया, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 2, ये तो अपनी प्रोसेस कॉस्टिंग वाली लाइन आ गई। पॉइंट 1, पॉइंट 2, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट जो ऊपर टेबल में नजर आ रही है वो गुड यूनिट से डिवाइड करके निकाली हुई है। ये इस अंग्रेजी का मतलब है। पॉइंट 2 की अंग्रेजी का मतलब है कि जो ऊपर टेबल में 3.5 रुपए नजर आ रहा है, वो 3.5 रुपए कैसे कैलकुलेट किया हुआ है? टोटल फिक्स्ड एफओएच को गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से डिवाइड किया हुआ है। पॉइंट 2 की अंग्रेजी का ये मतलब। ओके, तो एक हमें यहां फिक्स कॉस्ट पता चल गई, 3.5 रुपए इंटू 175 612,500। पॉइंट नंबर 3, पिछले महीने के सेलिंग एक्सपेंसेस की भी फिगर पता चल गई। और पॉइंट नंबर 4, पिछले महीने के यूनिट सोल्ड भी पता चल गए। तो अब ये क्यों बता रहा है? ताकि जनवरी का डाटा और फरवरी का डाटा, ये हो गए 2 महीने, तो हाई लो मेथड लगाएं और सेलिंग को वेरिएबल और फिक्स्ड में तोड़ ले। तो इसलिए अजम्पशन नहीं लेने की सेलिंग वेरिएबल है। उसने आपको फरवरी का डाटा ऊपर टेबल में बता दिया और पॉइंट 3 और 4 में जनवरी का डाटा बता दिया, तो इसलिए सेलिंग एक्सपेंसेस पे हाई लो मेथड लगाना पड़ेगा। अच्छा, एडमिन का कहीं दोबारा जिक्र नहीं किया, तो फिर एडमिन फिक्स्ड है। कितने? 101, और सेलिंग फिर हम लोग हाई लो लगा लेते हैं। फेब और जैन टोटल और यूनिट्स। फरवरी में कितने यूनिट्स सेल हुए? अच्छा, अब हम चूंकि सेलिंग एक्सपेंसेस पे हाई लो लगा रहे हैं, तो यूनिट्स कौन से? सोल्ड। फरवरी में कितने यूनिट सोल्ड? 145। क्यों 145? क्योंकि ऊपर टेबल में लिखा हुआ है कि 175 बने और 30 क्लोजिंग है, और रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि ओपनिंग कोई नहीं था। तो 175 बने, 30 क्लोजिंग है, तो 145 सेल हो गए। जनवरी में कितने सेल हुए थे? 180। फरवरी के टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस 295। जनवरी वाले इनसे ज्यादा थे। सेलिंग एक्सपेंसेस इन फरवरी कम हो गए हैं 42 से 337। तो ये हाई है, ये लो है, तो डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर दे। 42,000 35,000, तो बी आ जाएगा 42,000 डिवाइडेड बाय 35,000 1.2, और ए आ जाएगा, इनमें से किसी भी एक में रख लें, चलो 337 में रख लिया मैंने, इज इक्वल टू ए प्लस 1.2 इंटू 180 1 to 1। ये फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आ।
762 नहीं सर 834,966 83 अच्छा, अब मैं क्यों कराऊं भाई, आप प्रोसेस कॉस्टिंग में जिंदगी गुजार के आए हैं, तो अब क्या कैलकुलेट करना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल प्राइस गिवन है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट निकाल ली, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट रह गई, तो वो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग वाला सारा डाटा दिया हुआ है। प्रोसेस कॉस्टिंग, इनपुट, नॉर्मल लॉस, आउटपुट, पर यूनिट कॉस्ट, टोटल सारे खर्चे डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये होमवर्क है सवाल पूरा करना, ये सवाल होमवर्क है।